नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सबसे पहले कहानी हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फर्जी ड्रग्स केस में फंसाने से जुड़ी। कल ही हमने आपको बताया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कुछ अधिकारियों ने आर्यन खान को फर्जी केस में फंसाने की साजिश रची। उसे कॉर्डेलिया क्रूज नाम के जहाज से उसके 2 दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे उनके पिता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की साजिश थी और इसके लिए कई संदिग्धों को जानबूझकर छोड़ दिया गया। आर्यन खान और उसके 2 दोस्तों को 26 दिन गिरफ्तार कर रखा गया। उन्हें जमानत का हाईकोर्ट तक विरोध किया गया, लेकिन अंत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान के खिलाफ तथ्य न मिलने के आधार पर उन्हें और उनके दोस्तों को जमानत दे दी। इसी के मद्देनजर हुई विजिलेंस की जांच से जुड़ी रिपोर्ट में समीर वानखेड़े, सुपरिंटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। अब इस मामले में कुछ और सनसनीखेज डिटेल सामने आ रहे हैं। इनके मुताबिक आर्यन खान को हिरासत में लेने के बाद उनके पिता शाहरुख खान को आर्यन का एक ऑडियो भेजा गया जिसमें वो कह रहा है कि पापा मैं कस्टडी में हूं, प्लीज हेल्प मी। इस ऑडियो के साथ आर्यन की सेल्फी भी शाहरुख खान को भेजी गई ताकि वो डर जाएं और बेटे को छुड़ाने के लिए वसूली की रकम भर दें। इस पूरी साजिश में कुछ और लोगों की भी भूमिका थी। एक शख्स था सैमुअल डिसूजा, जो नशीली दवा एलएसडी से जुड़े 2 मामलों में पहले कई बार गिरफ्तार हुआ है। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उसने सैमुअल डिसूजा की मदद से और उसके एवज उससे 10 लाख रुपए घूस ली। बाद में डिसूजा वानखेड़े का मुखबिर और वसूली एजेंट बन गया। फर्जी ड्रग्स प्लांट करने में वानखेड़े ने डिसूजा का इस्तेमाल किया, यह सब अब पता चल रहा है। एक अन्य शख्स सुनील पाटिल ने एनसीबी को पता चला और यह पता चला उनसे कि कॉर्डेलिया क्रूज पर एक बड़ी पार्टी हो रही है और क्रूज में कुछ बड़े लोग भी हैं। ऐसे में सैमुअल डिसूजा ने वानखेड़े को भानुशाली और किरण गोसावी नाम के 2 लोगों से मिलवाया। वानखेड़े ने मनीष भानुशाली और गोसावी को क्रूज पर बड़ा कैच पकड़ने का जिम्मा दिया। बड़ा कैच यहां आप समझ ही रहे हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बात हो रही है। एनसीबी ने तब शिप पर छापा मारकर 27 लोगों की एक लिस्ट बनाई। इसमें आर्यन खान का कहीं जिक्र भी नहीं था। इसके बाद एक फोन कॉल से वानखेड़े को आर्यन के आने का पता चला। इसे देखते हुए समीर वानखेड़े ने 27 लोगों की लिस्ट छोटी कर 10 नाम कर दिए। बाकी लोगों को बिना कागजी कार्रवाई के जाने दिया गया। जैसे ही आर्यन खान क्रूज पर आया, उसे पकड़ लिया गया। एनसीबी ने उसका फोन कब्जे में ले लिया ताकि वो अपने घर फोन ना कर पाए। आर्यन के साथ उसके 4 दोस्त थे, लेकिन चरस सिर्फ अरबाज के पास मिली। अरबाज ने अपने पहले बयान में कहा कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी और ना ही उसने ड्रग्स का सेवन किया। इसके बावजूद समीर वानखेड़े की सहमति से आर्यन के परिवार से वसूली का खेल शुरू हुआ। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र। आर्यन खान के सामने किरण गोसावी को एनसीबी अधिकारी की तरह पेश किया गया। सोचिए, फर्जी एनसीबी अधिकारी किरण गोसावी आर्यन को घसीटता हुआ लेके आया, फिर उसके साथ जबरन सेल्फी ली गई और उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया गया। इस ऑडियो में कहा गया है कि पापा मैं कस्टडी में हूं, प्लीज हेल्प मी। किरण गोसावी को बाद में एनसीबी ने इस मामले में पंच विटनेस यानी कि पंच साक्षी बनाया था, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके सामने पुलिस या एनसीबी ने कार्रवाई की हो। सोचिए, एक आदमी पहले अपने आप को एनसीबी अफसर की तरह दिखा रहा है और उसके बाद उसको आई विटनेस बना दिया गया। वो सेल्फी खींच रहा है, वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इतना फर्जीवाड़ा। गोसावी की भूमिका इस पूरे मामले में बहुत ही संदिग्ध रही है, जो बाद में सामने भी आई। आर्यन को पकड़ने के बाद समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान तक बात पहुंचाने के लिए उसकी मैनेजर पूजा डडलानी का नंबर जुटाया। फिर आर्यन की सेल्फी और उसका ऑडियो मैसेज पूजा डडलानी तक भेजा गया। यह बताया गया कि आर्यन ने ड्रग्स लिए हैं, फोन से ड्रग पेडलर्स से जुड़े चैट मिले हैं और जब उसका मेडिकल कराया जाएगा
तो उसमें ये सारी बातें निकल कर के आएंगी। समीर वानखेड़े को लगा कि मेडिकल कराने से बचने के लिए तुरंत ही कोई डील हो जाएगी, तुरंत एक डील स्ट्राइक होगी, पैसे मिलेंगे, फिर छोड़ देंगे। पूजा डडलानी को यह डील बताई गई। यह डील थी 25 करोड़ रुपए वसूली की। कहा गया अगर सौदा ना हुआ तो आर्यन के पास ड्रग्स भी दिखाए जाएंगे। दबाव का असर दिखा। 25 करोड़ का सौदा 18 करोड़ में तय हुआ। उसी रात पूजा डडलानी ने किरण गोसावी को 50 लाख रुपए कैश में दे दिए। अगली सुबह यह पता चला कि किरण गोसावी एनसीबी का अधिकारी है ही नहीं, तो गोसावी ने 38 लाख रुपए वापस कर दिए। कहा कि बाकी 12 लाख वानखेड़े के पास चले गए हैं, अब वापस नहीं मिलेंगे। वानखेड़े का इरादा था कि 25 करोड़ मिल गए तो आर्यन को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डील पर अमल नहीं हुआ तो आर्यन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। फर्जीवाड़े के सबूत छुपाने के लिए विजिलेंस जांच से पहले तमाम सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई। जो डीवीआर होता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होती है, वो अलग कर दिया गया। फर्जी कहानी गढ़ने वाले सभी आरोपियों के फोन खाली कर दिए गए ताकि सबूत ना मिले, लेकिन फॉरेंसिक जांच से एनसीबी ने सारे सबूत फिर इकट्ठा किए। 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज फिर जुटाए गए। डिलीट की गई चैट्स भी हासिल की गई और उससे समीर वानखेड़े की पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र सबके सामने अब आ गया है। और फिर कोर्ट से क्लीन चिट हो गई। समीर वानखेड़े और उसके साथ साजिश रचने वाले बाकी 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दायर हो चुकी है। देखना आगे यह है कि कार्रवाई क्या होती है। लेकिन आप जरा सोचिए कि इतने मीडिया ग्लेयर के बीच में लगातार कैमरे, इस सब के बीचों बीच एनसीबी के कुछ लोग इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं और परिवार पर दबाव डाल रहे हैं। ऑडियो मैसेज, ऑडियो टेक्स्ट, वीडियो टेक्स्ट, उसके अलावा फोटो, ये सारी चीजें भेज कर दी। इतना हौसला बुलंद था। ऐसे अफसरों के साथ क्या किया जाना चाहिए, यह सवाल हम सबको सोचना है। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। कर्नाटक में कांग्रेस की जोरदार जीत के बावजूद आज चौथा दिन गुजर गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस आला कमान ये तय नहीं कर पाया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की कमान किसे सौंपी जाएगी। फैसला 2 दावेदारों से होना है और उनमें से होना है पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार। कांग्रेस के लिए किसी एक का चुनाव आसान नहीं। इस सिलसिले में आज भी दिन भर कांग्रेस के पूरे पाले में गहमा गहमी रही, जिसका केंद्र रहा दिल्ली। उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निवास। खड़गे को ही इस मामले में फैसला लेना है। विधायकों ने 1 लाइन के प्रस्ताव में उनको अधिकृत कर दिया है। कल तक बेंगलुरु में रहे डीके शिव कुमार आज सुबह दिल्ली पहुंच गए। बेंगलुरु से निकलने से पहले उन्होंने कहा कि पार्टी मेरे लिए मां समान है, ना धोखा दूंगा, ना ब्लैकमेल करूंगा। दिल्ली पहुंचने पर पहले वो अपने भाई और लोकसभा सांसद डीके सुरेश से मिलने गए और उसके बाद शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। खड़गे से उनकी मुलाकात 45 मिनट तक हुई। अपने भाई से मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार का ये एकमात्र बयान सामने आया है। I have to meet all leaders. Okay. First, I have to meet my Congress president. Why should I tell all those things? Why I should tell all those things? And some of them are reporting that I will resign and all bullshit. Nothing. My mother is my party. I have built this party. No question. My high command is there. My party is there. Our MLAs are there. 135. उनके बाद सिद्धरमैया मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात जो है वो 1 घंटा 15 मिनट तक चली। मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई ये तो दोनों ही जानते हैं, हम नहीं जानते। वैसे बड़ा दिलचस्प है कि 2013 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद सिद्धरमैया को मिला। आज सोचिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे अब ये महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं। समय का खेल देखिए, आज कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वही कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करेंगे और सिद्धरमैया की दावेदारी पर अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। इससे पहले सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी करीब 2 घंटे तक मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला तो लगातार खड़गे जी से मिल ही रहे हैं। कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता सोनिया गांधी अभी शिमला से वापस नहीं आई। हो सकता है कि वो वीडियो कॉल से मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करें। अब सवाल यह है कि पेच फंसा कहां, कौन सा दावेदार ज्यादा मजबूत है। पहले बात करते हैं डीके शिव कुमार की और उनका मजबूत पक्ष क्या है।
तो वो पार्टी के संकट मोचक हैं, सोनिया और प्रियंका के करीबी हैं, संगठन पर पकड़ है, कांग्रेस के पुराने नेताओं और पार्टी अध्यक्ष का समर्थन भी है। लेकिन अब देखते हैं कि डीके शिव कुमार की कमजोरियां क्या क्या हैं। आय से अधिक संपत्ति केस में ईडी, आईटी, सीबीआई का शिकंजा है। सिद्धरमैया के मुकाबले कम अनुभव है। अब जब हम कम अनुभव की बात करते हैं, हम कहते हैं प्रशासनिक अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव। सिर्फ पुराने मैसूर इलाके में बहुत ज्यादा पकड़ है। अब जानते हैं डीके शिव कुमार को मौका क्यों मिलना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दावा मजबूत है, वोकलिगा होने के नाते पार्टी को नया वोट बैंक मिलेगा, मेहनत का इनाम मिलना चाहिए। और लेकिन अब आपको बताते हैं दूसरी तरफ से सिद्धरमैया, उनका मजबूत पक्ष क्या है। नंबर 1, कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय जननेता हैं कर्नाटक में, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, सभी क्षेत्रों और राजनीतिक दलों में प्रभाव है, मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल पूरा करने का अनुभव है। जेडीएस से यहां आए थे और उसके बाद भी वर्चस्व उन्होंने बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खाते में सब कुछ ठीक नहीं है, यह भी आपको बता दें। नंबर 1, वो जेडीएस से आए हैं, कांग्रेस से बाहर ही माने जाते हैं। अपना घर जरूर बना लिया है, लेकिन बाहरी का टैग तो लगेगा। दूसरी बात, कांग्रेस के पुराने नेताओं से दूरी है। 2018 में कांग्रेस को सत्ता में वापस नहीं ला पाए, 75 साल की उम्र भी हो गई। और वही सवाल कि सिद्धरमैया को मौका क्यों मिलना चाहिए। नंबर 1, शिव कुमार पर कई केस हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में वो प्रभावशाली बन सकते हैं। अंतिम चुनाव है, अंतिम बार चीफ मिनिस्टर बनने का एक मौका है, क्योंकि वो ये चीज बोल भी चुके हैं, मेरा आखिरी इलेक्शन है। अब एक सवाल ये भी है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों को साधने के लिए कांग्रेस क्या फॉर्मूला अपना सकती है। इस सिलसिले में भी कई बातें चल रही हैं, जैसे फॉर्मूला 1, कांग्रेस किसे बनाएगी मुख्यमंत्री। आइए आपको वो बताते हैं। एक सीएम, एक डिप्टी सीएम। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार को 2 अहम मंत्रालय, डीके शिव कुमार की पसंद के 3 मंत्री। कांग्रेस क्या इस पर राजी होगी, हम देखेंगे। आइए फॉर्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। 2.5 साल के मुख्यमंत्री, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच सत्ता साझेदारी। दोनों नेता 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सवाल यह है कि पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ये ना तो छत्तीसगढ़ में चला है, ना कहीं और चला है। मध्य प्रदेश में सरकारी डुबा बैठी कांग्रेस पार्टी, ऑपरेशन कमल हो गया। ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया है। फॉर्मूला नंबर 3 क्या हो सकता है। संतुलन बनाने का काम सिद्धरमैया, एक कोरबा गौड़ा नेता, मुख्यमंत्री बने। डीके शिव कुमार एक वोकलिगा उप मुख्यमंत्री बने। डीके शिव कुमार के साथ 2 और उप मुख्यमंत्री बने। दूसरा उप मुख्यमंत्री जो है वो क्या लिंगायत होगा, और तीसरा उप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से होगा। कांग्रेस आला कमान के लिए कर्नाटक के सियासी नाटक पर जल्द पर्दा डालकर उसे सुलझाना इसलिए भी जरूरी है ताकि कुछ अन्य राज्यों जैसी स्थिति यहां पर पैदा ना हो जाए। क्योंकि कांग्रेस के लिए तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो जीत तो जाते हैं चुनाव, या फिर मतलब असली समस्या अपने अंदर से ही और अंतर्कलह से ही आ जाती है। मसलन कांग्रेस पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन की लड़ाई में तीसरा खिलाड़ी लाकर अपने हाथ जला चुका है। तो ये फॉर्मूला तो हमने देखा है, ये कामयाब नहीं हुआ है पंजाब में। चन्नी जी जो है वो चुनाव नहीं जीत पाए, बड़ी दर्दनाक हार हुई कांग्रेस पार्टी की। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में। यहां पर ज्योतिरादित्य बनाम कमलनाथ की लड़ाई हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ की सरकार ही गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों सहित बीजेपी में चले गए, ऑपरेशन कमल की भेंट चढ़ गई। तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव की लड़ाई लगातार चल रही है, और जितनी बार सामने आई है उतनी बार इस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन बम है कि लगातार सुलगता ही जा रहा है, अभी तक वो पूरी तरीके से डिफ्यूज हुआ नहीं है। वहीं हाल में राजस्थान का हाल ये है कि गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई कांग्रेस के गले गले आई हुई है। साल के अंत में राज्य में चुनाव है और पायलट अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतारू। तो ये जान लीजिए कि इस समस्या का हल कांग्रेस पार्टी ने एक दिन के लिए और तो टाल दिया है, लेकिन कितने दिन तक टाल सकते हैं, एक फैसला लेकर के उस पर कितने दिन तक अमल कर सकते हैं। रिश्तों में ताकि खटास ना आए, इस वजह से आइए कुछ मीठी बात कर लें। आते हैं एक बहुत ही खास मुद्दे पर। हमारी दिनचर्या बदलती जा रही है, या कहें अधिकतर लोगों की दिनचर्या खराब होती जा रही है। शायद कई लोगों की जिंदगी में आराम ज्यादा आ रहा है, पहले के मुकाबले शारीरिक मेहनत का काम कम हो जा रहा है।
नतीजा मोटापा बढ़ रहा है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बहुत तगड़ी तकलीफें आम हो चुकी हैं। ये डायबिटीज कैपिटल है हिंदुस्तान, जहां पर हम बैठे हैं। इस सब के पीछे कई वजह है। हमारा बदलता खान पान, उसमें जरूरत से ज्यादा कैलोरी, बेसमय खाना पीना, देर से सोना, कम नींद, व्यायाम न करना और उस पर तनाव। हम में से ज्यादातर लोग अपनी बदलती या कहें बिगड़ती लाइफस्टाइल का शिकार हो रहे हैं। इसे सुधारने की जरूरत है और इसके लिए कई तरह की कोशिशें करते हैं, जैसे योग, व्यायाम, ध्यान वगैरह। साथ ही खाने पीने में कई तरह का बदलाव भी हम करते हैं। ऐसा ही एक बदलाव रहा है आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी कि कृत्रिम चीनी का इस्तेमाल। वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। चीनी नहीं होती तो हम ये सोचते हैं कि ये डाल लें तो इसमें मिठास भी बनी रहेगी और इसकी वजह से हम कैलोरी भी नहीं चढ़ाएंगे और हम डायबिटीज के भी शिकार नहीं होंगे। तो ये बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। उससे वजन तो बढ़ता ही है, उससे डायबिटीज के लिए भी वो घातक है। जी हां, बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या नॉन शुगर स्वीटनर्स का चलन बढ़ा रहे हैं। कहा गया है कि मीठे के शौकीन चीनी के बजाय इसका इस्तेमाल करें तो चीनी से होने वाले नुकसान कम हो जाएंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दरअसल केमिकल है जो कम मात्रा में साधारण चीनी से कहीं ज्यादा मीठेपन का एहसास देता है। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कैलोरी होती है, लेकिन बहुत ही कम, जिससे आपके शरीर में इन्हें लेने के बाद कैलोरी नहीं बढ़ती। लेकिन सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स चीनी का सही विकल्प है? इस सिलसिले में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइन के तौर पर एक खास चेतावनी जारी की है और ये सब उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि चीनी से बचने के लिए और डायबिटीज से बचने के लिए चलो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करें। WHO ने सलाह दी है कि नॉन शुगर स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल वजन घटाने या वजन काबू रखने के लिए न किया जाए। WHO ने नॉन शुगर स्वीटनर शब्द का इस्तेमाल किया है। WHO का यह कहना है और उनकी जो गाइडलाइन है उस लंबी रिसर्च के बाद सामने आई है जो ये बताती है कि ये नॉन शुगर स्वीटनर्स के इस्तेमाल से शरीर में फैट यानी कि चर्बी घटाने से जुड़े लंबे समय तक रहने वाले फायदे नहीं दिखे। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम एकदम दुबले पतले हो जाएंगे और हम बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे अगर हम शुगर से मुक्त होने वाली ये कैप्सूल या एक छोटी सी एक ड्रॉप डाल देंगे अपनी चाय में, अपने खाने में, तो उससे कोई फायदा होता नहीं। बल्कि इस रिसर्च में यह भी सामने आया है कि नॉन शुगर स्वीटनर्स के इस्तेमाल से कई अन्य दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं। WHO के मुताबिक लोगों को शुगर घटाने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कुदरती तौर पर जिन चीजों में शुगर होती है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फल खाइए या बिना मीठे का खान पान रखिए। WHO के डायरेक्टर फॉर न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी के मुताबिक नॉन शुगर स्वीटनर्स खान पान के लिए जरूरी नहीं है और उनमें कोई पोषक मात्रा भी नहीं होती। लोगों को सेहत सुधारने के लिए अपने खान पान में मीठे का इस्तेमाल जिंदगी में की शुरुआत से कम देना चाहिए, मतलब आप बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल मत कीजिए। WHO का यह सुझाव सभी लोगों के लिए लागू होता है, सिवाय उनको छोड़कर जिन्हें पहले से डायबिटीज है। इस सुझाव के तहत वो सभी कृत्रिम या कुदरती या उसके बदले स्वरूप से जुड़े स्वीटनर्स शामिल हैं जिन्हें शुगर नहीं माना जाता और जो खाने पीने की चीजों में मिलाए जाते हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार झिंगन। डॉक्टर साहब, नॉन शुगर स्वीटनर को लेकर WHO की तरफ से एक बड़ी चेतावनी आई है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को या जिसको हम लोग कहते हैं कि नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं, इन लोगों ये तो काफी टाइम से मिल रही हैं और सभी को पता है कि इनके एक्सेसिव यूज से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। क्योंकि जो चीज आप देखिए, जो एस्पार्टम है या जो भी आर्टिफिशियल शुगर है, वो शुगर एक्चुअल शुगर से कई गुना ज्यादा मीठा होता है। तो उसके अंदर जो है केमिकल चेंजेस किए जाते हैं, इससे ये ज्यादा स्वीटनर हो जाता है। इसी की वजह से कई लोगों के अंदर अब ये देखा गया, लोग ये मान के चलते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से उसमें जो है शुगर फ्री है,
बट याद रखना चाहिए कि शुगर फ्री इज नॉट ए कैलोरी फ्री। इसकी वजह से वेट बढ़ता है, इसकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से जो है हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसी की वजह से ये भी माना जाता है कि लॉन्ग यूज में, हालांकि उसके एविडेंस है पर इतना ज्यादा साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, बट वो ये कहते हैं कि इट इज रिलेटेड विद द कैंसर आल्सो। सो एक चीज है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से आप अपना स्वीट जो अपनी टेस्ट बड है उनको जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हर चीज जो भी आर्टिफिशियल होगी उसके अपने साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही। और जो साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं कॉमनली अपने पेशेंट्स के अंदर, उनका सबसे पहले होता है कि जब से मैं ये ले रहा हूँ मेरा माउथ का टेस्ट बदल गया। फिर वो कहते हैं मुझे जो है एब्डोमेन में क्रैम्प्स होने लगते हैं। कई लोगों ने कहा कि हमें रात को नींद नहीं आती उसकी वजह से, कईयों ने कहा उसकी वजह से सिर भारी हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है। और इसीलिए बच्चे जो 12 साल से छोटे हैं उनको, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके अंदर हम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं देते हैं। दैट इज द रीजन that we want to avoid these artificial sweeteners because their safety is in doubt. इसके साथ साथ जो एक और चीज देखने को मिलती है कि हम लोग ये सोच के कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसमें तो कोई कैलोरीज नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट है, अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीट्स की, आप देखिए हर वहाँ पे जो है जो खोया हुआ, लेकिन उसमें जो अंदर का इंग्रेडिएंट है खोया है उसकी तो अपनी कैलोरीज होंगी ना। शुगर की जगह पे आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिया है, तो उससे लोग ये सोच के कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसमें कुछ नहीं है, वो खूब सारा यूज करते हैं। एंड दीज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स गिव यू एम्प्टी कैलोरीज। दीज एम्प्टी कैलोरीज जो है ना आपके जो टोटल कैलोरी इनटेक है उसको बढ़ाती हैं, और इसकी वजह से ये देखा गया कि लोग जो डायबिटिक हैं वो या ओवरवेट जो है, बहुत कम लोगों में इससे वेट रिड्यूस होता है, बल्कि वेट गेन ज्यादा हो जाता है। और जैसे जैसे वेट गेन और ओबेसिटी होगी और जिनको डायबिटीज है वो और ज्यादा उनको जाती है। बल्कि ये भी देखा गया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से प्री एग्जिस्टिंग मूड डिसऑर्डर्स अगर किसी को है तो वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इन नटशेल अगर कहा जाए कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दे, जो उसमें एक आजकल स्टीविया है वो काफी ऐसा माना जाता है क्योंकि प्लांट बेस्ड है, उसके उतने साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उन सब के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए अगर कोई लेना है तो उसको बहुत ही अपना मॉडरेट अमाउंट होना चाहिए, और हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी चीज आप ले रहे हैं इसके सेफ्टी के कंसर्न जरूर हैं और उसको ध्यान में रखना चाहिए। देश में पहली फिल्म 1913 में बनी। ये एक साइलेंट फिल्म थी, यानी कि जिसमें आवाज नहीं होती, सिर्फ वीडियो के जरिए एक पौराणिक कहानी थी। नाम था राजा हरिश्चंद्र। भारत में फिल्मों के जनक दादा साहेब फाल्के की इस पहली फिल्म से हिंदुस्तान में सिनेमा का जो दौर शुरू हुआ वो कई ऊंचे पायदान चढ़ता रहा। फिल्मों के दीवानों ने कई नए नायक नायिकाओं को सिराखों पर बिठाया। थिएटर पर फिल्म देखने का शौक लोगों की जिंदगी के शौक में से एक होता था, अभी भी है। उसके बाद टॉकीज फिल्म आई और फिर तो मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, वो सब चीजें चलती ही रहीं, फिर टीवी पर भी आए। लेकिन सिनेमा थिएटर्स को, इस दुनिया को कई चुनौतियां का सामना करना पड़ा। जैसे 70 के दशक में जब भारत में टीवी का दौर परवान चढ़ा तो कुछ सालों में ऐसी ऊंचाई तक पहुंच गया जहां से सिनेमा थिएटरों को चुनौती मिलती दिखी। धीरे धीरे फिल्में टीवी पर दिखाई जाने लगी। तब कहा गया कि सिनेमा थिएटर्स को खुद को बदलना होगा वरना टीवी उसे खा जाएगा। लेकिन सिनेमा थिएटर फिर भी चले। थिएटरों में फिल्म देखने का शौक बना रहा। सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स सिनेमा का दौर आया। थिएटर्स में भीड़ कम नहीं हुई। थिएटर में फिल्म देखना किसी त्योहार से कम नहीं था। लेकिन अब बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया है कि सिनेमा थिएटर्स में उमड़ने वाली भीड़ अब छटने लगी। एक अनुमान के मुताबिक कोविड के दौर के बाद करीब 2.5 करोड़ लोगों ने सिनेमा थिएटर जाना बंद कर दिया। सैकड़ों सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो चुके हैं। यही नहीं, मल्टीप्लेक्स पर भी आंच आ रही है। देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स अगले 6 महीने में 50 स्क्रीन्स बंद करने का फैसला लेने पर मजबूर हो गई। क्या ऐसा बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों के कारण हो रहा है या सस्ती कीमत पर ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी यानी कि ऐप के बढ़ते चलन के कारण? हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट।
पिछली तिमाही में 333 करोड़ रुपए का भारी घाटा होने के बाद देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स को अगले 6 महीने में 50 स्क्रीन्स बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। बताया जाता है कि महामारी के इस दौर में महाराष्ट्र के करीब 80% सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब इतनी बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन ने ऐसा ऐलान किया हो। बॉलीवुड का कमजोर होता कंटेंट, ओटीटी का बढ़ता क्रेज और इन सब के बीच मल्टीप्लेक्सेस में महंगी टिकटें दर्शकों की पसंद बदल रही है। ओटीटी के कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप की मूवी है या क्या कंटेंट हमें दे रहा है। आई प्रेफर द थिएटर एक्सपीरियंस अ बिट मोर पर्सनली, बट हाँ ओटीटी पे आजकल इतनी जल्दी आ जाती है कि लगता है कि व्हाई इवन गो टू अ थिएटर। That is indeed a thing. It depends on the content, it depends on the movie. जैसे अभी कोई अवतार या मार्वल या कोई भी ऐसी कोई मूवी होगी, तो we can't watch it on OTT platforms. We will have to go to the theater for that exposure. स्पेशल इफेक्ट्स है या वैसे स्पेशल साउंड इफेक्ट्स है, हाँ, जो थिएटर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो ओटीटी में नहीं कर सकते, फोन पे नहीं कर सकते। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म का मासिक सब्सक्रिप्शन औसतन 149 से 199 रुपए है। मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न की कीमत जितनी। मल्टीप्लेक्स में एक फिल्म के लिए औसत 600 से 1000 रुपए की टिकट होती है। ओटीटी पर देश विदेश का कंटेंट मौजूद है, कहीं भी देखने की आजादी है। नई रिलीज फिल्में भी कुछ हफ्ते बाद ओटीटी पर आ जाती हैं। ऐसे में दर्शकों का जुड़ाव इस प्लेटफॉर्म से समय के साथ पुख्ता होता जा रहा है, क्योंकि ये आजादी और बजट एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में नहीं। निर्माता और G7 मल्टीप्लेक्स के 2 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज देसाई बीते 51 सालों से सिनेमा बिजनेस में हैं। कहते हैं कि बॉलीवुड ने इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा। स्वर्गवासी यश चोपड़ा, स्वर्गवासी मनमोहन देसाई, स्वर्गवासी प्रकाश मेहरा क्या पिक्चर बनाते थे। पिक्चर का कंटेंट और थीम क्या रहता था, गाने क्या रहते थे। अब खाली हमें ये समझना है, हमारे खास करके बॉलीवुड वालों को, क्योंकि मैं भी प्रोड्यूसर रहा हूँ, ये समझना है कि वी शुड मेक फिल्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद कंटेंट्स। ऐसे फेंको मत फिल्म को संभालो। बॉलीवुड अगर अच्छी पिक्चर बनाएगा तो फ्यूचर अच्छा है, नहीं तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं है। साल 2020 और 21 में फिल्मों की असफलताओं की वजह से थिएटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। दृश्यम 2, भूल भुलैया 2, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स जैसी कुछ फिल्मों ने थिएटर्स को जिंदा रखा, तो पठान की सुपर सक्सेस ने थिएटर्स में बड़ी जान फूंकी। लेकिन कई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होना जारी है। निर्माता और ट्रेड पंडित पंकज जयसिंह कहते हैं कि कंटेंट किंग होता है। निर्माता फिल्म बनने से पहले ज्यादा मेहनत करें ताकि कहानी इतनी दमदार हो कि दर्शक थिएटर्स तक आएं। रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर्स, हाँ भाई फोकस करो ऑन द कंटेंट। जितना टाइम अपन कंटेंट बनाने में लगता है ना, उतना ही टाइम अपने को लगना चाहिए कंटेंट बनाने के पहले। जब भी आप बैठ के प्लानिंग करेंगे, शॉर्ट्स देंगे, तो जितना ज़्यादा प्लानिंग जाएगा उतना अच्छा आपका कंटेंट बनना है। एंड फोकस ऑन द मार्केटिंग एंड द अवेयरनेस। मैक्सिमम 6 मंथ्स आपको फ्रॉम अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स बड़े कंटेंट आपके आना शुरू हो जाएंगे, जो अटके थे वो आना शुरू हो जाएंगे, एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और अगेन आई रिपीट के ये जो अपन देख रहे थे यहाँ पे, तेलुगु देख रहे हैं या हिंदी देख रहे हैं या हॉलीवुड कंटेंट देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑल लैंग्वेज कंटेंट्स। आज एक ही सिनेमा है ना, एक ही सिनेमा में आपके 4 लैंग्वेजेस चल रही है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। एक ही सिनेमा में 4-5 लग रहा है कि ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे। 100%। डोंट बी डिप्रेस्ड। जिस तरह का कंटेंट आएगा और कंटेंट आ रहा है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज नाउ। ऑरमैक्स मीडिया की हालिया रिपोर्ट बताती है कि कोविड काल के बाद से करीब 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने थिएटरों में जाना बंद कर दिया है। हालांकि दर्शक, निर्माता और ट्रेड पंडित ये बार बार कह रहे हैं कि अगर स्टोरी में दम हो, कहानी में दम हो, तो दर्शक थिएटर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि कम बजट की फिल्मों में भी ये ट्रेंड देखा गया है कि उसकी कमाई ज़्यादा हुई है। तो लोग खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे तैयार हैं मल्टीप्लेक्सेस में भी, बशर्ते कहानी में दम हो। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाटी के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। लास्ट क्वार्टर जो था उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही पिक्चर थी जो चली थी, पठान, और बाकी जो मूवीज थी वो जिस तरह हम चाहते थे कि परफॉर्मेंस होगी वो परफॉर्मेंस नहीं हुई। शहजादा आई और एक और मूवी थी सेल्फी, वो नहीं चली, और एक रणबीर की मूवी थी, एक भोला थी अजय देवगन की। तो जो पहली बात तो है कि हमारा बिजनेस मूवीज की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो एक तो मूवीज जितनी हम चाहते थे, जैसे हमने सोचा था चलेंगी, वो नहीं चली। एक रीजन ये है कि रिजल्ट्स ऐसे थे। सेकंड रीजन है कि मर्जर रिलेटेड काफी एक्सपेंडिचर्स थे, जो वन टाइम एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हमको बुक करने पड़े लास्ट क्वार्टर में,
और उसकी वजह से लॉस ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन जो सिनेमा बंद किए हैं वो उसका इस लॉस से कोई मतलब नहीं है। वो हम 25 साल पुरानी पीवीआर कंपनी हो गई है, 20 साल पुरानी आइनॉक्स है, और कई ऐसे सिनेमा से तो बहुत पुराने हो गए थे, पुराने मॉल्स में थे, वो लोकेशंस बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव हो गई थी। और उन्हीं शहरों में हमारे नए सिनेमाज आ रहे हैं, नए मॉल्स के अंदर, और उनकी लीजेस खत्म हो गई थी। लेकिन हमने ये सोचा कि जितने सिनेमाज हम चला रहे हैं, 1700 स्क्रीन्स रफली हैं हमारी, वो सारी स्क्रीन्स प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, अच्छी लोकेशंस में होनी चाहिए। तो वो एंड ऑफ लाइफ में पहुंच गई थी, इसलिए उनको फिर हमने बंद किया। बट इसलिए नहीं बंद किया कि हमारा कोई पेसिमिज्म हो गया है, हम इस बिजनेस के बारे में अभी भी उतने ही ऑप्टिमिस्टिक हैं जो पहले थे। और लोग दोनों चीजें करते हैं, जैसे मैं भी लॉन्ग फॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए घर पे होते हैं। सो अगर आप देखें टीवी शोज 13 एपिसोड्स में, सीजन 1 सीजन 2, तो हमारा बिहेवियर कोई स्ट्रेट जैकेटेड नहीं है। कभी हम घर पे बैठेंगे, विल पुट आवर फीट अप और हम टीवी शो देखेंगे, एंड वी वांट द स्टोरी अनफोल्ड करे आराम आराम से, रियली कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करें, उसमें भी बड़ा आनंद आता है। और कई बार तुम कहते चल यार बाहर चलते हैं, बहुत हो गया घर बैठे हैं, एंड वी हैव द डिस्क्रिशनरी टाइम एंड इनकम टू गो एंड वॉच अ मूवी विच इज मोर एक्सपीरियंशियल, कि भाई गुड साउंड, गुड प्रोजेक्शन सिस्टम, और आप हंसी मजाक 100-200 बंदों के साथ बैठ के पिक्चर देख रहे हो। तो आई थिंक प्री पैंडेमिक भी लोग दोनों चीजें करते थे, और पोस्ट पैंडेमिक भी दोनों चीजें करते हैं। लेकिन पैंडेमिक में ओटीटी की नॉइज थोड़ी ज्यादा हो गई, बिकॉज उस वक्त सिनेमाज बंद थे 18 महीने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको और ज्यादा इंडस्ट्री से ज्यादा टाइम लग रहा है टू कम बैक, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आपको पर्वतारोही अनुराग मालू की याद होगी, जो हिमालय पर माउंट अन्नपूर्णा से लौटते हुए 5800 मीटर की ऊंचाई पर एक खाई में गिर गए। 17 अप्रैल को यह हादसा हुआ था और 20 अप्रैल को उन्हें बचा लिया गया था, मगर उनकी हालत गंभीर है और उन्हें काठमांडू के एक अस्पताल से दिल्ली लाने की जरूरत थी। इसके लिए उद्योगपति गौतम अडानी ने एयर एम्बुलेंस सुलभ कराया, जिससे उन्हें दिल्ली के एम्स लाया जा सका। अनुराग मालू के भाई आशीष मालू ने ट्वीट कर इसके लिए गौतम अडानी और अडानी फाउंडेशन को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि समय पर इस एयरलिफ्टिंग से मैं आभारी हूं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अनुराग मालू को सुरक्षित यहां लाने में उनकी बेशकीमती मदद के लिए गौतम अडानी और अडानी फाउंडेशन को हार्दिक धन्यवाद। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने भी ट्वीट किया है, प्रीति और मेरा सौभाग्य है कि हम काम आ सके। हमें ये जानकर खुशी है कि अनुराग सुरक्षित हैं और हम उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि जल्द ही वो ठीक होकर जीवन के दूसरे शिखरों को जीतने के लिए तैयार हों। और अब खबर मध्य प्रदेश से। पिछले साल मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। सरकार ने ऐलान किया था कि जिन पंचायतों में निर्विरोध पंच और सरपंच चुने जाएंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन साल भर हो गया, राशि किसी को नहीं मिली। हालांकि सरकार का कहना है कि रकम स्वीकृत हो गई है, कुछ ही दिनों में पैसे मिल जाएंगे। गुना पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया का जिला है। उनके निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत डिगडौली के सरपंच सहित पंच भी निर्विरोध चुने गए हैं। सारे पंच सरपंच महिला सदस्य हैं। यही नहीं, बमौरी की जनपद अध्यक्ष भी इसी गांव की हैं। पीछे मंत्री जी की तस्वीर लगाए बैठी हैं। सरकारी ऐलान से मिलना था 15 लाख, अभी तक मिला कुछ नहीं। सरकार द्वारा सभी पंचायतों, जैसे जहाँ जहाँ पंचायत निर्विरोध चुनी गई है, जैसे ही राशि आएगी हम पंचायतों में, जैसे आज कार्य योजना बनाई जा रही है ग्राम डिगडोली में, तो हम इस राशि का पंचायत में विकास कार्य करवाएंगे। सरकार ने 15 लाख की घोषणा दी थी, पर दिया नहीं। अब दे देते तो छोटा मोटा काम कर रहे, नाली बनवा देते, खुरंजा बनवा देते। धार जिले के धर्मपुरी जनपद पंचायत में पंधानिया में गांव वालों ने सरपंच और पंचों को निर्विरोध चुना। सोचा था पुरस्कार में मिलने वाली राशि से गांव का भला होगा, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं है। गांव वालों ने सब मिलकर निर्विरोध सरपंच चुना था मेरे को,
तो जो भी राशि आएगी गांव में उसका विकास करना है। तो अभी तक कोई राशि नहीं आई, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी। भानपुरा पंचायत में भी यही हाल है। सरपंच परेशान है, कोई पैसा नहीं मिला। भुवानिया में सारी महिलाएं निर्विरोध चुनी गईं, लेकिन यहाँ भी पैसा नहीं मिला। इसलिए निर्विरोध पंचायत चुनाव करवाने के लिए महिला संगठन आगे हुई थी कि सब अब महिलाएं आगे आकर अपने गांव में एक मांगलिक भवन का निर्माण करवाएंगे। अब हम जल्द से जल्द यह चाहते हैं कि हमारी पंचायत में वो राशि प्राप्त हो जाए और हमारे गाँव में मांगलिक भवन निर्माण का आविष्कार शुरू हो जाए, मुहूर्त। मध्य प्रदेश में लगभग 22,000 पंचायतें हैं। मध्य प्रदेश में 303 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच पंच चुने गए। सरकार ने ऐलान किया था इन्हें 5 से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन्हें समरस पंचायतों का नाम दिया गया था। शासन का कहना है 5,146 लाख स्वीकृत हो गए हैं। उसमें 8 कैटेगरीज ली गई हैं और उस पर ऑर्डर्स हो चुके हैं, ऑर्डर्स निकल भी चुके हैं। तो सारी महिलाएं जितनी भी निर्विरोध सरपंच हैं सारी प्रसन्न हैं। प्रक्रिया का एक अंग होता है, अप्रूवल के बाद में फाइनेंस में जाता है और फिर ऑर्डर्स के बाद में फिर पैसा उनके खातों में पहुंच जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि कहीं कोई दिक्कत उसमें आनी चाहिए। वायदे को साल भर हो गए, चुनावी साल आ गया। ऐसे में फाइल में स्वीकृति के बजाय सरपंच चाहते हैं पैसे जल्द से जल्द खाते में आ जाएं। सरकार कह रही है रकम स्वीकृत हो गई है, लेकिन पंच सरपंच कह रहे हैं कि पैसे मिले नहीं हैं। शायद ऐसे ही हालात के लिए कभी अदम गोंडवे ने लिखा था, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में इतना ही। नमस्कार।